राम राम मित्रों, नमस्कार। सरिता दीदी की क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारी क्लासेस चल रही थी हिंदी साहित्य की, इससे पहले वाली क्लासेस में हमने देख लिया था कि हिंदी साहित्य में हमको पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या हमारी रूपरेखा रहेगी। पूरा हिंदी साहित्य में हमको क्या पढ़ना है, उसकी एक हमने रूपरेखा तैयार कर ली थी कि हमें किस प्रकार से हिंदी साहित्य को देखना है। तो देखिए, ये आपके सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सभी जगह पे ये आपके हिंदी साहित्य जहाँ पे भी लगता है सभी जगह आपकी ये क्लासेस लाभदायक रहेगी। तो आप सभी ध्यान से क्लासेस को देखें और प्लीज़ इनको नोट डाउन कर लीजिए और नोट्स बना लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे नोट्स में उपलब्ध करवा दूंगी। वहाँ पे मैंने बहुत सारे नोट्स अपलोड भी कर दिए हैं और इनके भी कर दूंगी, तो आप वहाँ से भी नोट्स देख सकते हैं और अपनी बुक में नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए मित्रों, आज हम देखेंगे कि सबसे पहले हमने देख लिया था हिंदी साहित्य का इतिहास। जैसे कि हमने बात करी थी कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की वास्तविक रूप से जो शुरुआत हुई है वो आपके 19वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य लेखन की शुरुआत मानी जाती है। उससे पहले भी मैंने आपको कल भी बता दिया था कि हिंदी साहित्य लिखा गया था सर्वप्रथम गारसा द तासी के द्वारा, और ये थे एक फ्रेंच विद्वान थे। इन्होंने 1883 में सबसे पहला अपना हिंदी साहित्य का एक ग्रंथ लिखा था। लेकिन मित्रों, इससे पूर्व भी क्या हिंदी में कोई रचनाएं नहीं हुई थी मित्रों, बहुत सारी रचनाएं इससे पूर्व भी हुई थी हिंदी में, लेकिन उनको हिंदी साहित्य इतिहास की दृष्टि से नहीं देखा गया। क्यों? क्योंकि उनमें कालक्रम में और नामक्रम में उनमें स्पष्टता नहीं थी। इस वजह से उन रचनाओं को हिंदी साहित्य के इतिहास में नहीं गिना जाता है। लेकिन उन हिंदी साहित्य के लक्षण उन ग्रंथों में भी हमको दिखाई पड़ते हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। वहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स थी जहाँ से क्वेश्चंस बन के आते हैं और उनको हम थोड़ा सा देख भी लेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ पुस्तकों के नाम लिखे हैं जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास यानी 19वीं शताब्दी से पूर्व भी लिखे गए थे और जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप इसको लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप इन दोनों रचनाओं को, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 84 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 252 है भाई, इसको सही कर लीजिएगा मित्रों। यहाँ पे 252 है, ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, ये आपकी किसने लिखी थी? गोकुलनाथ ने, ठीक है। इसके बाद है विचित्रोपदेश, ये थी कक्षेदी तिवारी की। आप इसको इस प्रकार से भी याद रखने की ट्रिक बता रही हूँ मित्रों कि इसमें आ रहा है च और इसमें आ रहा है छ। आप देखेंगे है ना कि जिस प्रकार से हम एक ककहरा याद कर लेते हैं, तो एक थोड़ी सी ट्रिक बता रही हूँ, क च छ, है ना। इस प्रकार से विचित्रोपदेश, कक्षेदी तिवारी, नाम ही थोड़ा विचित्र सा है तो कक्षेदी तिवारी, सॉरी मित्रों, ठीक है। इसके बाद आपके आता है मूल गोसाई चरित, मूल गोसाई चरित, ये थी आपके बाबा बेनी माधव दास की, ठीक है। मूल गोसाई चरित किसकी थी? आपके बाबा बेनी माधव दास की मूल गोसाई चरित। अगला था आपके सुंदरी तिलक, ये था हरिश्चंद्र का। श्रृंगार संग्रह आपके सरदार कवि का। इसमें और भी पुस्तकें हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको टेलीग्राम पे नोट्स उपलब्ध करवा दूंगी। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कुछ मैंने रचनाएं यहाँ पे लिखी है ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। इसके बाद विधिवत रूप से जब हिंदी साहित्य लिखने की शुरुआत हुई, जहाँ से हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा की शुरुआत हुई, तो सबसे पहले लिखने वाले, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा, तो किसने लिखा? आपके गारसा द तासी ने, जो कि एक फ्रेंच विद्वान थे, ठीक है मित्रों। लेकिन ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, ये फ्रांस के थे, फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, हिंदी में नहीं लिखा गया था। ये आगे हम पढ़ेंगे कि इनके पश्चात जो थे शिव सिंह सेंगर, ठीक है, ठाकुर शिव सिंह सेंगर, ये थे जिन्होंने दूसरा हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का प्रयास किया था और प्रथम भारतीय थे जिन्होंने अपनी भारतीय हिंदी भाषा में प्रथम जो है हिंदी साहित्य लिखने का प्रयास किया था। उसके पश्चात आपके गिरियसन आए थे 1889 में, उन्होंने अपना एक इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। उसके बाद आपके रामचंद्र शुक्ल आए थे 1829 में। इस प्रकार से एक क्रम चलता है, जो इम्पोर्टेंट है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो मित्रों, मैं यही कहना चाहूँगी कि ध्यान से क्लासेस देखें और अपना हिंदी साहित्य मजबूत करें, ठीक है मित्रों। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे गारसा द तासी, ये इनके ग्रंथ का नाम क्या था? आपके इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, ठीक है। ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, तो इसका नाम भी फ्रेंच भाषा में था। अगर हम बात करें इसका थोड़ा अर्थ समझने की, तो इस्तवार का अर्थ होता है मित्रों इतिहास,
क्या अर्थ होता है इस्तवार का? इतिहास, ठीक है। और लिटरेतुर का अर्थ होता है लिटरेचर यानी कि साहित्य, ठीक है। एंदुई का अर्थ होता है हिंदी, ठीक है, जो हिंदुओं के द्वारा बोली जाने वाली हिंदी। और हिंदुस्तानी का मतलब होता था हिंदू और मुस्लिम लोगों के द्वारा जो मिली जुली जो भाषा बोली जाती थी उसको हिंदुस्तानी कहा जाता था। और ये ग्रंथ का प्रकाश में आया था आपके 1839 ईस्वी में, ठीक है। इतना याद रखेंगे। गारसादा तासी से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये गारंटी है, अगर आपने ये मैटर ध्यान से देखा तो। यहाँ मैं आपको, जैसा कि मेरा मेन उद्देश्य यही है कि मैं आपको अनर्गल बातें कुछ नहीं बताऊंगी, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट नोट हम वही करेंगे जहाँ से डायरेक्ट हमको क्वेश्चंस मिलते हैं और जहाँ से आज तक क्वेश्चंस बनते हैं। मित्रों एक चीज़ मैंने देखी, क्योंकि मैंने बहुत सारी ठोकरें खाई है मित्रों, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे विद्यार्थी, मेरे मित्रगण वो गलतियाँ नहीं करें और वो आराम से इजीली बिल्कुल सही तरीके से समय रहते हुए अपना एग्ज़ाम क्लियर करें और अपना सपना जो वरिष्ठ अध्यापक बनने का है आप भी उसको पूरा करें। तो देखिए मित्रों, हमें इसके बहुत सारी अनर्गल चीज़ों में नहीं पढ़ना है, सीधा पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। देखिए गारसादा तासी का हमने देख ही लिया, ग्रंथ कौन सा था आपके? इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी। अगर आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। और वैसे भी एग्जाम में आपको लिखना तो है नहीं मित्रों, आपके सिर्फ वहाँ पे ऑप्शंस वाले क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो आप एक बार इसको अपनी नज़रों से निकाल लोगे तो वैसे भी आप अपना आंसर ठीक कर सकते हो, अगर आपको ये बिल्कुल एक्यूरेट याद नहीं भी होता है तो, ठीक है। भाषा हमने देख ली, इस ग्रंथ की भाषा कौन सी थी? फ्रेंच भाषा थी। अब देखो मित्रों इंपॉर्टेंट बात है कि इसको 5 भाग इसके थे, ठीक है। इसके ग्रंथ के कितने भाग थे आपके? 5 भाग थे, जिनको कि 2 संस्करणों में प्रकाशित करवाया गया था। कितने संस्करणों में? 2 संस्करणों में इसको प्रकाशित करवाया गया था। अब देखिए प्रथम संस्करण में 2 भाग थे, ठीक है। प्रथम भाग था जो आपके 1839 में प्रकाशित हुआ, दूसरा भाग था आपके 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, ठीक है। फिर था इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित करवाए गए जिसमें इसके 3 भाग प्रकाशित करवाए गए थे, ठीक है। 3 संस्करण देखिए, जिसमें पहला और दूसरा संस्करण आपके 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, उसके बाद तीसरा संस्करण आपके 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रकाशन, कि इन सब का प्रकाशन किसने करवाया? गारसादा तासी ने नहीं करवाया, किसी और ने करवाया था, किसी और के माध्यम से हुआ। तो वो माध्यम कौन सा था? कौन सी कमेटी थी? तो किसने करवाया था इसका प्रकाशन? वो जो था द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी, जो कि आयरलैंड की थी, ठीक है। द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड की ये कमेटी थी, ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी, जिसने इसका ग्रंथ का प्रकाशन करवाया था, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि इसी फ्रेंच ग्रंथ का उर्दू में अनुवाद किसने किया? तो इसका उर्दू में अनुवाद किया था आपके करीमुद्दीन ने, ठीक है। किसने किया? करीमुद्दीन, जो कि आपके प्रयाग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। कौन? करीमुद्दीन। इन्होंने इसका उर्दू में अनुवाद किया था और इनके एक सहयोगी थे Y.F. फैलन, इनके सहयोग से इन्होंने इस ग्रंथ का उर्दू में अनुवाद किया था, ठीक है। कौन सा था इनका? इसी का नाम इन्होंने उर्दू में क्या रखा? तबकात उ शुअरा, ठीक है, तबकात उ शुअरा, या दूसरा नाम इसका मिलता है तज़किरा ई शुअरा ई हिंदी, ठीक है। वैसे ही इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है। अभी तक यहाँ से कोई प्रश्न बना नहीं है, हो सकता है भविष्य में प्रश्न बन जाए, तो हमें ये सारी बातें देखनी होगी। इसके अलावा है इसका हिंदी अनुवाद, ये क्वेश्चन बना हुआ है मित्रों, इसको आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है कि इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय ने इसका हिंदी अनुवाद किया था। और किस नाम से किया था? हिंदू साहित्य का इतिहास, ठीक है। इसके बाद कुछ विद्वानों ने इनके बारे में अपने विचार भी प्रकट किए थे, जैसे हमारे इम्पोर्टेंट आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने इनके ग्रंथ को क्या कहा था? एक व्रत संग्रह मात्र कहा था। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि इस ग्रंथ को व्रत संग्रह मात्र किसने कहा? तो किसने कहा था? आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गारसादा तासी के ग्रंथ को एक व्रत संग्रह मात्र कह के पुकारा था। अब देखिए इस ग्रंथ में शामिल कवि, इस ग्रंथ में जितने कवि शामिल थे, इस ग्रंथ में 738 कवियों का उल्लेख मिलता है इस ग्रंथ में, ठीक है। इस ग्रंथ में 738 कवियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से आपके 72 कवि किसके थे? हिंदी भाषा के थे, ठीक है। केवल
738 कवियों में से मात्र 72 कवि ही आपके इसमें हिंदी के मिलते हैं, बाकी सब उर्दू के अन्य विषयों से, अन्य भाषाओं से मिलते हैं। यहाँ से भी देख लीजिए कि इसमें प्रथम कवि जो थे वो अंगद थे और अंतिम जो कवि थे आपके हेमंत पंत थे। इनके इसमें कुछ कमियां भी थी। कमियां ये थी कि इन्होंने आकार आदि क्रम के आधार पर, आकार आदि क्रम पे इन्होंने क्या किया था, इस आधार पे इसका नामकरण किया था। यानी कि कोई एक टाइमिंग के हिसाब से नहीं, कालक्रम के अनुसार नहीं किया इन्होंने। जैसे अल्फ़ाबेट अपना हरा होता है ना, वर्णमाला, उस आधार पे इन्होंने इसका कालक्रम निर्धारित किया, जो कि एक नियमानुसार सही नहीं था। इसमें कुछ कमियां भी थी। और दूसरी कमी ये बताई जाती है कि इन्होंने उस वक्त की जो काल प्रवृत्तियां थी उनको भी इसमें विवरण नहीं किया। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वो आती है, लाइन आती है कि साहित्य क्या होता है, साहित्य उस समय की जनता की चित्त वृत्तियों का एक संचित प्रतिबिंब होता है। ये किसने कहा, आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि ये साहित्य क्या होता है, साहित्य जनता की उस समय की अपनी चित्त वृत्तियों का एक संचित। हमने देख लिया कि गारसा दत्तासी ने 778 कवियों का उल्लेख किया था, जिसमें से 72 कवि हमारे हिंदी के थे। ठीक है, उनके पश्चात हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का दूसरा प्रयास किया था आपके ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने। ध्यान से सुनिएगा, हिंदी साहित्य लिखने का दूसरा प्रयास किसने किया था, आपके ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने। इसी को इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास हिंदी में लिखने वाले, इंपॉर्टेंट मित्रों यहाँ से ध्यान देंगे, हिंदी में लिखने वाले प्रथम भारतीय जिन्होंने अपनी भाषा में अपना इतिहास लिखा। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले तो दूसरे व्यक्ति थे, लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाषा में लिखने वाले ये प्रथम हिंदुस्तानी प्रथम भारतीय थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ठीक है, इनके ग्रंथ का या इनकी रचना का क्या नाम था, शिव सिंह सरोज। तो इसको याद करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, इन्हीं के नाम पे आधारित है, शिव सिंह सरोज। ठीक है, इसका प्रकाशन कब हुआ था, आपके 1883 में। ठीक है, एक बात आपको जानकारी के लिए बता देती हूँ कि 1878 में पहले इसका प्रकाशन हो चुका था, 1878 में भी इसका प्रकाशन हो चुका था, लेकिन उसमें कई सारी कमियां थी, कई सारी त्रुटियां थी, इसलिए उसमें सुधार करने के पश्चात दोबारा इसको 1883 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पूर्व प्रकाशित, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है ना। इसके पश्चात 1883, इससे पहले हमने पढ़ा था गारसा दत्तासी का कब हुआ था, 1839 में। शिव सिंह सेंगर का, शिव सिंह सरोज का प्रकाशित हुआ आपके 1883 ईस्वी में। गारसा दत्तासी के ग्रंथ के 5 भाग थे, फ्रेंच भाषा में था। एक बार रिवीजन करवा देती हूँ, फ्रेंच भाषा में था, 5 भागों में था। ठीक है, प्रथम संस्करण जिसमें 2 भाग थे, द्वितीय संस्करण जिसमें आपके 3 भाग थे। इस प्रकार वो 5 भागों में बटा हुआ था। 778 लेखकों का उसमें परिचय मिलता है, जिसमें से हिंदी के आपके उसमें सिर्फ 72 कवि थे, और रामचंद्र शुक्ल जी ने उसको एक व्रत संग्रह मात्र कहकर पुकारा था। रामचंद्र शुक्ल ने इनके शिव सिंह सरोज, इनके ग्रंथ को भी एक व्रत संग्रह मात्र कहकर ही पुकारा था। ठीक है, आगे देखते हैं, इसका प्रकाशन किसने करवाया था, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन किसने करवाया था, आपके नवल किशोर प्रेस लखनऊ, यूपी से इसका प्रकाशन हुआ था। शिव सिंह सरोज का कहाँ से प्रकाशन हुआ था, आपके नवल किशोर प्रेस लखनऊ, यूपी से इसका प्रकाशन हुआ था। उसका प्रकाशन हमने देखा था कि आयरलैंड से हुआ था। ठीक है, इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा था। वर्णानुक्रम पद्धति का मतलब होता है वर्ण के आधार पर, है ना, जैसे कखरा आकार आदि क्रम जो होता है ना अल्फ़ाबेटिक, उस क्रम में लिखा गया था, इसलिए इसको कहा गया था वर्णानुक्रम, है ना। कालानुक्रम होता है जब काल के आधार पर विभाजन हो, इन्होंने वर्णानुक्रम के आधार पर विभाजन किया था। आगे देखेंगे कि इन्होंने इसके जो एक कमी थी वो क्या थी, इन्होंने उचित काल विभाजन नहीं किया, उचित समय के आधार पर इन्होंने विभाजन नहीं किया। इसमें लगभग 1000 कवियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे। गारसा दत्तासी के लेख में कितने लेखकों का उल्लेख मिलता है, 778 का, जिसमें 738 का, जिसमें से 72 कवियों का हिंदी का उल्लेख मिलता है, और इसमें शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 से 1005, है ना, यहाँ तक इतने कवियों का उल्लेख इसमें मिलता है। ठीक है मित्रों, कल इसके आगे हम पढ़ेंगे मिश्र बंधुओं का इतिहास, ग्रियर्सन का, इसके बाद ग्रियर्सन का आएगा, उसके बाद मिश्र बंधुओं का, और उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इस प्रकार एक सीरीज़ है, वो हम कल पढ़ेंगे। अगर आपको
क्लासेस पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपनी सरिता दीदी का हौसला बढ़ाइए। मेरे पास कोई ज़्यादा संसाधन तो है नहीं मित्रों, मैं एक अपना छोटा सा प्रयास कर रही हूँ जिससे ताकि मैं अपने दूसरे विद्यार्थियों को, दूसरे भाई बहनों की मैं मदद कर सकूँ। और ये सारा मुझे अपने हाथ से सब कुछ मैनेज करना पड़ता है मित्रों। और मैं जैसे कि नोट्स के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि जो नोट्स मेरे खुद के पहले बनाए हुए हैं, जिनसे मैंने पढ़ाई करी है, वो नोट्स जल्दबाजी में ऐसे बने हुए हैं तो उनमें राइटिंग थोड़ी ऐसी है मित्रों। मैं कोशिश कर रही हूँ उनको सुधार करके दोबारा उनको व्यवस्थित तरीके से अच्छे ढंग से लिखकर आपको उपलब्ध करवा दूँगी, इसलिए थोड़ा मुझे समय लग रहा है। मैं उन नोट्स को, सारे नोट्स को वापस थोड़ा अच्छे से ढंग से लिखने की कोशिश कर रही हूँ ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और एक बात मित्रों, अगर उनमें कुछ आपको थोड़ी सी दिक्कत हो देखने में तो आप उसको जूम करके देख सकते हैं, इतना सा आपको मेरी हेल्प करनी होगी। बाकी सारे नोट्स मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगी। अभी मैंने 2 कहानियों, जैसे हमारी कहानी लगती है, उसने कहा था, उस कहानी के नोट्स डाल दिए हैं टेलीग्राम पर। उसके अलावा मैंने लहरों के राजहंस, जो हमारा नाटक लगता है मोहन राकेश जी का, उनके नोट्स भी मैंने डाल दिए हैं। और इसी प्रकार धीरे धीरे करके मैं सारे नोट्स डाल दूंगी। और कल हम देखते हैं खून का टेका, जो यादवेंद्र चंद्र जी का है, तो उनका मैं नोट्स डालने की कोशिश करूंगी। और आप सभी मित्र क्लास देखते रहें प्लीज़। आप सभी लोग देखते हैं पर लाइक नहीं करते, अगर आप लाइक करेंगे और कमेंट भी करेंगे तो दूसरे विद्यार्थी भी मोटिवेट होंगे और वो भी क्लासेस को देखना पसंद करेंगे। तो प्लीज़ लाइक भी करो और शेयर भी करें और अपनी सरिता दीदी का हौसला बढ़ाते रहे। अगर आपका और साथ रहा तो हम निश्चित ही अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। एक ही बात कहना चाहूँगी कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। एक जुनून जगा लीजिए मित्रों अपने मन में कि जब तक हम हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं कर ले, जब तक हमें जो बनना है हम वो बन नहीं जाएं, जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमें किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमें हमारे लक्ष्य से मतलब होना चाहिए। जब तक हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा हम बिल्कुल बेचैन रहेंगे और हमें बिल्कुल चैन के साथ बैठना नहीं है। और जिस दिन हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा मित्रों, आप सोच नहीं सकते कि उस दिन आपको कितनी बड़ी खुशी प्राप्त होगी, आपसे संभाले नहीं संभलेगी। तो मित्रों आप भी उस खुशी का इंतज़ार कीजिए और मेहनत कीजिए, और लगातार मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती मित्रों। और फिर कहना चाहूँगी, इस सोशल मीडिया के जाल से निकल जाइए और अपनी किताबों पे फोकस कीजिए और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए। धन्यवाद मित्रों, थैंक यू।